अगर समय रहते वो मुझे उन सारी चीज़ों के बारे में बता देता तो शायद आज मेरा भाई, मेरा दोस्त आज मेरे साथ होता। लेकिन उसने इन सब चीज़ों को बताने में देरी कर दी, जिसके चलते आज वो हम सबके बीच में नहीं रहा। इस वाक्य को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आगरा का रहने वाला हूँ और जहाँ आज मैं रहता हूँ वो घर हमारा काफ़ी साल पुराना है। मेरा जन्म इस घर में हुआ था, मेरे बड़े भाई का भी जन्म इस घर में हुआ था और मेरे पापा ने भी बचपन यहीं बिताया था। ये घर हमारा काफ़ी साल पुराना है। लेकिन मेरे जन्म के पहले हमारी गली में एक बहुत ही अजीब घटना घटी थी। दरअसल हमारे घर के कुछ घर आगे एक घर था जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें मियाँ बीवी और उनकी एक छोटी लड़की रहती थी। बताया जाता था उस लड़की की जो वो माँ थी वो सौतेली थी और वो औरत उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दरअसल उस लड़की के जो पापा थे वो काम के चलते हफ्ते भर बाहर रहते थे और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन वो घर आते थे। लेकिन जब वो हफ्ते भर बाहर रहते थे तो उसकी सौतेली माँ उस लड़की को बहुत परेशान किया करती थी। उनकी कोई और संतान नहीं थी, बस वो लड़की ही थी और वो सारा गुस्सा, सारी नफरतें न जाने क्यों उस बच्ची पर उतार दिया करती थी। वो बच्ची इन्हीं नफरतों से पली बड़ी। उसे अपने पापा से ही जो प्यार मिलता था वो मिलता था, अपनी माँ से तो उसे बिल्कुल प्यार नहीं मिलता था। ऐसी करते करते काफी समय बीत चुका था और उस लड़की के लिए उसके पापा ने एक रिश्ता देख लिया था। लड़का अच्छा कमाता था, लड़की को भी लड़का पसंद था और लड़की इस चीज को लेकर ज्यादा खुश थी कि वो आखिरकार ये घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसे उस औरत के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उसकी शादी जितना जल्द हो उतनी जल्दी हो जाए। लेकिन शादी को अभी 3 महीने थे। अभी उसे 3 महीने और उस घर में बिताने थे। लेकिन उन्हीं 3 महीनों में उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। बताया जाता था कि उन्हीं 3 महीनों के बीच में अचानक से उसकी मां के कुछ जेवर खो गए थे। वो मिल नहीं रहे थे। उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन उन्हें वो जेवर कहीं नहीं मिले। बाद में उस औरत ने इन सारी चीजों का अंजाम उस लड़की के ऊपर लगा दिया, कहकर कि उस लड़की ने ये सारे जेवर चोरी करे। और ना जाने क्यों उस लड़की के पिता ने भी इन सब चीजों पर यकीन कर लिया। उसके पिता ने उस लड़की को डांटा, लेकिन ये सारी चीजें वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उस लड़की ने वो चोरी नहीं की थी। उसने बहुत बार समझाने की कोशिश करी लेकिन उसके घर वाले उसे नहीं माने। गली के लोग भी उस लड़की को चोर चोर कह के बुलाने लगे थे। जिसके बाद वो लड़की ये सारी चीजें नहीं सह पाई और उसने आखिरकार हार कर आत्महत्या कर ली। ये उसका एक बहुत बड़ा फैसला था जो उसने लिया था, क्योंकि कुछ ही महीनों में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा गलत फैसला उठा लिया था। लेकिन उस लड़की के चले जाने के बाद कुछ दिनों में वो जेवर घर के अंदर ही मिले। वो औरत उन जेवरों को ऐसी जगह रख के भूल गई थी जहां उसे वो दोबारा नहीं मिले। लेकिन कुछ दिनों बाद घर की सफाई करते करते वो जेवर दोबारा मिल गए। लेकिन जब वो जेवर दोबारा मिले तो उस लड़की के पापा को इस चीज़ पे बहुत गम था, बहुत दुखी थे वो कि मैंने अपनी लड़की को बिना बात डांटा और इसी चक्कर में वो लड़की उनको छोड़कर चली गई। बताया जाता है उस लड़की के चले जाने के बाद भी, उसके मरने के बाद भी उस लड़की की आत्मा वहां पर देखी गई थी। गली वालों का ये मानना था कई बार उसी लड़की को अपने घर के आजू बाजू में देखा जाता था। गली वालों ने ये चीज़ बोली लेकिन उसके परिवार वाले इस चीज़ को मानते नहीं थे। लेकिन बाद में ये बताया जाता था कि उस लड़की की आत्मा ने अपनी सौतेली माँ को बहुत परेशान किया और इतना परेशान किया कि आगे चलकर उसकी सौतेली माँ की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो लगभग पागल हो चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वो घर खाली कर दिया। लेकिन खाली करने से पहले उन्होंने घर में कुछ पूजा पाठ कराई थी, जिसके बाद वो लड़की फिर दोबारा कभी उस जगह देखी नहीं गई। वहां पे उन लोगों का कहना था कि उस लड़की की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई। ये सारी चीजें हुई थी मेरे पैदा होने से पहले। लेकिन इन सब चीजों से वाकया फिर जुड़े साल 2018 में। साल 2018 में मेरे बड़े भैया की शादी थी। घर में बहुत जश्न का माहौल था। काफी दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। शादी के बाद काफी रिश्तेदार तो लौट गए थे, लेकिन मेरे दोनों मामा के लड़के, बड़े मामा के लड़के का नाम शिवम और छोटे मामा के लड़के का नाम ध्रुव, वो दोनों कुछ दिनों के लिए और रुक गए थे।
वो दरअसल रुके इसलिए थी क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत बनती थी। वो दोनों मेरे बहुत तगड़े यारी थे। उनके साथ मेरी हंसी ठिठोली, बातचीत, घूमना फिरना बहुत होता था। ठीक वैसे भी तब भी हम लोग पूरे दिन घूमा फिरा करते थे, रात में बैठ के मूवी देखा करते थे, ऐसे हमारे दिन बीतते थे। तो एक रात ऐसे ही हम तीनों बाहर के कमरे में बैठकर मूवी देख रहे थे। हम तीनों मूवी देख ही रहे थे कि अचानक से शिवम का फोन बजा। दरअसल उस समय उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था। उसने वो फोन उठाया और वो फोन पे बात करने लग गया। हम लोग मूवी देख रहे थे तो इस चक्कर में वो फोन लेके घर से बाहर निकल गया। आमतौर पर वो ऐसी ही बात करता था, कभी छत पर चला जाता था तो कभी गली में बात करने लगता था। तो हमें लगा था कि थोड़ी देर में वो वापस लौट आएगा। बात करते करते आधे घंटे से 1 घंटा कब हो गया हमें पता ही नहीं चला। जब मैंने और ध्रुव ने देखा कि यार शिवम अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया बात करते करते, तो हम दोनों ने मूवी को बंद किया और बाहर देखने गए कि शिवम है कहाँ। गली में नजर मारी तो शिवम दिख ही नहीं रहा। मुझे लगा कि कहीं बात करता करता गली से बाहर तो नहीं निकल गया, क्योंकि ऐसी ही है। तो हम दोनों गली के बाहर गए उसे देखने के लिए। हम लोग गली से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी ध्रुव की नज़र एक जगह पड़ी। उसने मुझे रोका और बोला कि यार देख, ये बैठा हुआ है शिवम। तो जब मैंने उधर नज़र डाल के देखी तो पता चला कि शिवम उसी लड़की के घर में अंदर बैठा हुआ था और वहाँ पे वो नीचे ज़मीन पे बैठकर फ़ोन पे बात कर रहा था। मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि उस घर में गली का कोई इंसान नहीं जाता था। वो खंडर घर बिल्कुल ऐसे ही रहता था उस परिवार के छोड़ जाने के बाद, और ध्रुव उसमें बैठकर बात कर रहा था। क्योंकि हमें बताया गया था कि ये घर भूतिया है, इसमें नहीं जाना, क्योंकि लोगों का अब भी ये मानना था कि शायद उस लड़की की आत्मा इस घर में अब भी मौजूद है। लेकिन शिवम को जब मैंने ऐसे देखा तो मैं डर गया। मैंने तभी चिल्ला के शिवम को बोला कि तू बाहर आ। शिवम उस समय बाहर आ गया और मैं उसी समय उसे घर वापस लाया। मैंने उसे बोला तुझे पता भी है तू क्या कर रहा था उस घर में बैठ के? उसने बोला भाई मैं तो नॉर्मल बैठे वहां बातें कर रहा था। मैंने बोला कि भाई वो घर, मैं तुझे उसके बारे में क्या बताऊं, वो घर ठीक नहीं है। उसने बोला कि क्या है, कुछ तो बता। मैंने उसे बताया कि यार लोग कहते हैं कि वो घर भूतिया है, उस घर में किसी की आत्मा है। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा कि तू पागल वागल है क्या? मैं इतनी देर से उसमें बैठा बातें कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वो बस ऐसी खंडर घर है तो लोगों ने उसके बारे में ऐसी बातें बना दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने भी उसमें कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि लोग उसमें जाते नहीं थे, लेकिन भूत प्रेत ऐसा मैंने वहाँ पे कभी देखा नहीं था। तो मैंने भी कहा कि चल ठीक है अब छोड़, अब सो जाते हैं, काफ़ी देर हो गया। तो हम तीनों सो गए। उसके 2-3 दिन बाद दोनों मामा के लड़के अपने अपने घर चले गए। इस घटना के बीत जाने के करीब 1 महीने बाद मेरे पास शिवम का फ़ोन आया। आमतौर पर हम दोनों ऐसी फ़ोन करके बात कर लिया करते थे, नहीं तो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो हमारी बातें होती ही रहती थी। शिवम का मेरे पास फ़ोन आया, लेकिन जब उसका फ़ोन आया तो वो मुझे बड़ी परेशानी में लग रहा था, बहुत घबराया हुआ। मैंने पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन शिवम का कहना था कि भाई मेरे साथ ना जब से मैं तेरे घर से आया हूँ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है? उसने बोला कि यार मुझे महीना भर हो गया लेकिन मुझे रात नींद नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो अचानक से टूट जाती है, और ये तब से हो रहा है जब से मैं तेरे घर से आया। न जाने ऐसा क्या हो गया। मैंने कहा कि होता क्या है तेरे साथ, कुछ तो बता। उसने बोला कि यार पहले तो मुझे नींद नहीं आती, और अगर जैसे कभी नींद आ भी जाए ना तो मुझे एक ही सपना आता है, और वो भी तेरी गली का। ऐसा लगता है जैसे मैं तेरी गली में ही खड़ा हुआ हूँ, बार बार एक ही सपना आता है भाई, पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद अचानक से मेरी नींद टूट जाती है और उसके बाद फिर मुझे नींद आती ही नहीं। मैंने बोला कि यार हो सकता है तुझे कोई समस्या हो गई हो, एक बार तू डॉक्टर को दिखा ले, क्या पता वहाँ पे तेरे को कोई प्रॉब्लम का पता चले और उसके बाद डॉक्टर कोई दवाई दे तो तू ठीक हो जाए। अब ऐसे तू रात भर जागता रहेगा तो फिर शरीर में कमजोरी आ जाएगी भाई। उसने बोला कि तू ठीक कह रहा है यार, अब ऐसे कब तक मैं रहूँगा। उसने बोला कि मुझे यार दिन भर बहुत थका थका भी महसूस होता है। तो फिर मैंने उसे समझाया कि तू डॉक्टर के पास जाओ और थोड़ी अपने लिए दवाई लेकर आ। इसके बाद फिर शिवम से मेरी बात नहीं हुई। इंटरनेट पे भी, इंस्टाग्राम पे भी उससे मेरी बहुत कम बात होती थी, सिर्फ हाय हेलो, क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहता था और मैं अपने। लेकिन करीब इस बात को बीतने के 3 महीने बाद मेरी मम्मी के पास मामा जी का फोन आया, शिवम के पापा का। उन्होंने बोला कि पता नहीं शिवम को क्या हो गया है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, बहुत कमजोर हो गया है। शरीर में तो मानो जैसे मांस बचा ही नहीं है, कहीं भी चलता है तो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, इतनी कमजोरी आ गई है उसके अंदर। हमने कितने डॉक्टर को दिखा लिया है, लेकिन हर 15 या 20 दिन बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना ही पड़ता है।
उसको ड्रिप लगती है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, कभी कोई दवाई लगाई जाती है। न जाने उसके साथ ऐसा क्या हो गया। ये बात सुनकर मम्मी घबरा गई। मम्मी ने जब ये मुझे बताया तो मैंने बोला कि चलो चलते हैं घर पे, एक बार देख आते हैं। तो अगले दिन मैं और मम्मी शिवम को देखने के लिए उसके घर गए। जब मैं पहुंचा तो शिवम अपने कमरे में आराम कर रहा था। मैं उसके कमरे में गया, लेकिन जब मैंने शिवम की हालत देखी तो मैं चौंक गया। मैं आपको बताऊं कि शिवम मुझसे थोड़ा हेल्दी था, लेकिन जब मैंने शिवम को उस दिन देखा तो मैं पहचान नहीं पा रहा था कि ये शिवम है, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इतना पतला कि उसकी शरीर की हर जगह से हड्डियां दिख रही थी। शरीर एकदम पीला पड़ गया, मानो जैसे शरीर में खून है ही नहीं। यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम की इतनी बुरी हालत। मामा ने बताया कि न जाने इसे क्या हो गया, खाता पीता है, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन शरीर में कुछ होता ही नहीं है। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे कि आखिरकार इसको बीमारी है क्या। एक महीने में करीब 2 से 3 बार तो इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। हम लोग तो परेशान हो गए हैं कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। थोड़ी देर बाद जब शिवम सोकर उठ गया तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास गया। वो मुझे देखकर खुश हो गया। मैं उसके पास बैठा, मैंने उससे बात करी और पूछा कि भाई ये तेरे को क्या हो गया है, एकदम से इतना कमज़ोर। वो बोला कि पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे, अच्छा खासा था मैं और एकदम से पता नहीं क्या ही बीमारी लग गई है मुझे यार, ये दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि कुछ और बात तो नहीं है कि तू कुछ छुपा रहा हो। उसने बोला नहीं भाई सब कुछ ठीक है, बस पता नहीं क्या बीमारी मुझे लग गई है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस यही कहता हूँ कि यार जल्दी से ठीक हो जाऊँ, पर मैं तो कमज़ोर पर कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ। सच में उस समय शिवम की हालत देख के मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही लड़का है जिसकी 3 महीने पहले तक एकदम सेहत बिल्कुल बढ़िया और अब एकदम खराब। थोड़ी देर मैंने उससे बातें करी, उसके बाद मामा मामी जी से भी बातें करी और शाम को मम्मी और मैं घर वापस लौट आए। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि शिवम पहले की तरह ठीक हो जाए ताकि हम दोबारा से अपनी मौज मस्ती फिर से कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस चीज़ के बाद करीब महीना भर बाद अचानक से शाम के समय पापा के पास फ़ोन आया। मामा का फ़ोन था और वो ये कह रहे थे कि शिवम की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं और इस समय वो आईसीयू में एडमिट है। उसकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बात सुनने के बाद पापा और मम्मी उसी टाइम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मैंने भी जब ये बात सुनी तो मैं भी बहुत चौंक गया। मैं समझ गया कि शिवम की सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा है, उसकी तबीयत अब भी बिगड़े ही जा रही है। न जाने उसे ऐसा क्या हो गया था। 2 दिन तक वो आईसीयू में रहा और 2 दिन बाद उसे दोबारा से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके शरीर के अंदर खून नहीं बचा था। उसको हॉस्पिटल में खून चढ़ाया जा रहा था, लेकिन तब भी उसकी सेहत में न जाने वो खून कहाँ जा रहा था। 2-3 दिन बाद मैं उससे मिलने गया। वो वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ था। मैं उसके पास पहुँचा, मैं बैठा, उससे मैंने बातें करी। मैंने बोला कि यार क्या होता जा रहा है यार, तेरी सेहत में तो कोई सुधार ही नहीं हो रहा। वो मुझे देख के हंसने लगा, लेकिन हंसते हंसते उसने एक बात ऐसी बोली जो मैं सुनना नहीं चाहता था। शिवम ने बोला कि भाई अब बहुत देर हो चुकी है, जो होना था वो हो चुका है, मुझे पता है मैं बच नहीं पाऊंगा। मम्मी पापा बेकार में इतना मेहनत और इतना पैसा लगा रहे हैं। मैंने बोला कि तू पागल हो गया है क्या, सब बोल रहा है, तू ठीक हो जाएगा भाई, ट्रीटमेंट चल रहा है ना तेरा, खून चढ़ाया जा रहा है ना, समय लगेगा लेकिन तू ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवम का जवाब ये था कि भाई कितना भी खून चढ़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैंने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने बोला कि मैं जानता हूँ भाई, मैं सब जानता हूँ। मैंने बोला कि तू क्या जानता है, कुछ बात छुपा रहा है क्या, अगर कुछ है तो मुझे बता। वो मुझे फिर से देख के मुस्कुराया और बोला कि भाई अब बता के क्या करूँ, बहुत देर हो चुकी है। मैंने बोला कि जो भी कुछ है तो मुझे बता। उसके बाद शिवम ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसको सुनकर मैं सच में बहुत शॉक हो गया, मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि भाई मैंने तेरे को बताया था ना फ़ोन करके कि मुझे नींद में नहीं आती है, मैं रात को जागा रहता हूँ, अजीब अजीब से सपने आते हैं। मैंने कहा मुझे याद है। कह रहा उसके कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा एक सपना आया और वो भी तेरे घर के आसपास का ही था। मैं तेरी गली में खड़ा हूँ, लेकिन मेरे सपने में एक मैंने लड़की देखी थी। उस लड़की को मैं नहीं जानता वो कौन थी। उसके बाद वो कई दिनों तक मेरे सपनों में आई और उसके कुछ दिनों बाद
वो लड़की मेरे सपनों में आई बिना कपड़ों के। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो कई दिनों तक मेरे सपनों में बिल्कुल ऐसे ही आती रही। और कुछ दिनों बाद वो मेरे करीब आई और उसने मेरे शरीर के साथ कुछ वैसी हरकतें करी। और भाई उसके बाद ये सारी चीजें बढ़ती चली गई। जब ये चीजें मेरे साथ पहली बार हुई, जब वो लड़की मेरे साथ फिजिकल हुई, वो सब सपनों में ही होता था, लेकिन जब वो पहली बार मेरे साथ फिजिकल हुई तो न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके चलते मैं ये सारी चीजें किसी से डिस्कस नहीं कर पाया। और यकीन कर वो सारी चीजें होती मेरे साथ सपने में थी, लेकिन जब मैं होश में आता था तो ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ मेरे साथ हकीकत में हुआ है, हकीकत में जैसे कोई सामने बैठ के कर रहा हो। ये सारी चीजें अब मेरे साथ रोजाना होने लगी थी। वो लड़की रोज ठीक बिना कपड़ों के मेरे सपनों में आती थी और रोज मेरे साथ फिजिकल होती थी। शुरुआती समय में मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसके चलते मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता था। लेकिन भाई मुझे नहीं पता था कि ये मज़ा मेरा एक टाइम बाद मेरे लिए सज़ा बन जाएगा। जब ये सारी चीज़ें होने लगी, करीब महीना भर बीत गया, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे को बहुत शरीर में कमज़ोरी होने लगी है। शरीर बहुत पतला हो गया और शरीर पता नहीं क्यों पीला पड़ रहा है, ऐसा जैसे मानो शरीर में खून की कमी हो रही है। और जब बाद में मैंने टेस्ट भी करवाया तो शरीर में खून की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो सारी चीज़ें मेरे सपनों में होती थी मैंने रोकी नहीं। वो रोज़ मेरे साथ होती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी वो ये थी कि जब जब वो लड़की मेरे साथ फिजिकल होती है, मुझे अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है। उसी वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो कहीं मेरे शरीर का खून जल रहा हो, वो कहीं निकल रहा हो, बहुत कमज़ोरी आ रही हो। न जाने ऐसा क्यों होता था, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे उसी वक्त महसूस होती थी जब वो मेरे साथ फिजिकल होती थी। और एक समय तो ऐसा भी आने लगा था कि मैं सुबह उठकर अपने बिस्तर से चल नहीं पाता था, एक कदम रखते ही मैं नीचे गिर जाता था। ये सारी चीज़ें तभी से शुरू हुई थी जब से वो लड़की मेरे सपने में आने लगी थी। और उसके बाद मुझे यकीन भी हो गया था कि ये हो ना हो उसी लड़की के चक्कर में हो रहा है। लेकिन एक रात ये सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही थी, वो सारी चीज़ें तब सच हो गई जब एक रात वो लड़की मेरे साथ फिजिकल होने के बाद ये बोली कि तेरे पास अब थोड़ा ही समय रह गया है, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, तू मेरे साथ बहुत खुश रहेगा, मैं तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। और वो ये कहकर वहां से चली गई। जब उसने ये बोला तो मैं समझ गया था कि हो ना हो कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत होने वाला है। और उसी के बाद से मेरा और हॉस्पिटल का रिश्ता भी बन गया। मैं हर 15 से 20 दिन बाद हॉस्पिटल जाने लगा। मेरे को खून चढ़ता था, ग्लूकोज चढ़ता था, तमाम दवाइयाँ लगाई जाती थी, लेकिन मेरे शरीर में 1% का सुधार नहीं आता था। और तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब से वो लड़की मेरे सपनों में ना आती हो, मेरे साथ फिजिकल ना होती हो। और मैं जानता हूँ वो लड़की मुझे अपने साथ लेकर जाएगी, क्योंकि कितनी ही कोशिश घर वालों ने कर ली, कितनी ही कोशिश डॉक्टरों ने कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा भाई। तो इस चीज़ को मैं भी मान गया हूँ कि अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सच है। लेकिन मैंने तब भी शिवम से बोला कि तू भाई घबरा मत, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, बस तू हिम्मत रख, मैं तुझे बचा लूँगा। वो लड़की चाहे जो भी हो, वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तुझे बचा लूँगा। और यही बोलकर मैं वहाँ से निकला। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शिवम को कैसे बचा सकता हूँ। मेरे दिमाग में ये पक्का था कि हो ना हो ये कहीं उसी लड़की की आत्मा तो नहीं जिस घर में शिवम उस दिन चला गया था। कि तभी मैंने एक तांत्रिक बाबा से इस चीज़ को लेकर बात करी। मैंने उनसे बात करी, मैंने उन्हें सब बताया। उस घर में जाने के बाद शिवम के साथ ये सब हो रहा है। उन बाबा ने मुझसे बोला कि मुझे उस घर तक एक बार ले चलो। मैंने बाबा को उन घर तक लेकर आया। उन तांत्रिक बाबा उस घर के अंदर गए और उस घर के अंदर जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मेरी आंखों के सामने करी जो मेरे लिए यकीन करने के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि मैंने वो सब चीज़ें उस लड़की से बात करने के लिए करी थी। मेरी आंखों के सामने वो आंख बंद करे किसी से बात कर रहे थे। और यकीन करें दोस्तों, उस घर में से एक लड़की की आवाज़ में जवाब आ रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, लेकिन एक लड़की की आवाज़ में वहाँ से जवाब कैसे आ सकते हैं, नामुमकिन था।
उन्होंने सबसे पहली चीज़ उस लड़की से ये पूछी कि तुम यहाँ कब से हो और अब भी यहाँ पे कैसे मौजूद हो। तो उस लड़की का जवाब ये था कि उन्होंने मुझे यहाँ पे कील से गाड़ दिया है और मैं यहीं पे रहती हूँ। तो बाबा ने जब उससे पूछा कि तू उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गई है, तो इसका जवाब था कि वो यहाँ पर बैठे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि मैं उन सब चीज़ों से उस लड़के से बहुत आकर्षित हो गई और तभी से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस लड़के के साथ ही रहूँगी। मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मैं उस लड़के के साथ रहना चाहती थी और तभी से मैंने फैसला कर लिया था। बाबा ने बोला कि तू उस लड़के को छोड़ क्यों नहीं देती। उसने मना किया कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैंने बहुत कोशिश करी है उसको पाने के लिए और अब मैं बिल्कुल उसके करीब आ गई हूँ और अब मैं उसे लेकर जाऊंगी। तुम लोग उस पर इतनी मेहनत मत करो, वो अब मरने वाला है। ये सारी चीजें वो लड़की मेरे सामने बोल रही थी। बाबा ने बोला कि तू उसको छोड़ दे, उसके बदले मैं तुझे कुछ और दे दूंगा। लेकिन नहीं, लड़की ने बोला कि मुझे सिर्फ वही लड़का चाहिए। उसके बाद बाबा फिर वहां से बाहर निकल गए। बाबा ने बोला कि ये जो भी आत्मा है जिद्दी है, हो ना हो किसी ने उस लड़की को जहां से कील पर बांधा था ना, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करी है, तभी वो औरत, तभी उसकी आत्मा यहां से बाहर निकली, नहीं तो वो यहां से बाहर निकल ही नहीं सकती। या तो तेरे दोस्त ने कुछ यहां पर आकर ऐसी हरकतें करी हैं जिसके चलते उस लड़की की आत्मा यहां से निकली है। मैंने कहा बाबा अब क्या करें, हमारे पास समय बहुत कम है और मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है। उन्होंने बोला कि कल सुबह तू मेरे पास आ और उसकी कोई उतरी हुई वस्त्र, कोई कपड़ा, शर्ट, कुछ भी मेरे पास लेकर आ, मैं कल सुबह इसका काम करता हूं। मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन वो रात काटनी हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ गई। रात को करीब 8 बजे मामा का कॉल आया और उनका कहना यह था कि दोबारा से शिवम को आईसीयू में एडमिट कराया गया है। अचानक से उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। मम्मी पापा फिर से हॉस्पिटल के लिए निकले, लेकिन रात 11:30 बजे फ़ोन आया और ये बता दिया गया कि शिवम अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टरों ने खूब कोशिश करी, लेकिन शिवम मर चुका था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि बस शिवम को वो रात काटनी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उस लड़की को ये पता चल गया था कि हम सुबह होते ही उसको उससे छुटा लेंगे, इसके चलते उसने उसी रात शिवम को मार दिया। वो शिवम का खून पीती थी, उसी ने शिवम को कमज़ोर किया था ताकि वो धीरे धीरे कर कमज़ोर हो और एक समय आने के बाद उसकी आत्मा को वो लड़की ले जाए। और उसने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपना एक बहुत अच्छा भाई और एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। शिवम की वो गलती थी कि अगर शिवम मुझे कुछ समय पहले ये बताता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करता, लेकिन ना ही उसने अपने घर वालों को बताया, ना ही मुझे बताया। सिर्फ ये सोचकर कि ऐसी चीज़ अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ इतने उल्टे सीधे काम करता हूँ, और वो भी वैसी लड़की जो सिर्फ मेरे सपनों में आती है। शायद उसके घर वाले उस सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन बाद में शिवम के चले जाने के बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें उनके परिवार वालों को बताई तो उन्हें इन सब चीज़ों पर यकीन करना पड़ा। शिवम आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन शिवम की बहुत सारी यादें आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज भी अपने भाई को बहुत याद करता हूँ। बात को बीते ज़्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही साल हुए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें कभी भी किसी और के साथ हो। दोस्तों, यही थी कहानी रजत की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानी आप लोगों के लिए जल्द और लाऊंगा। मिलूंगा आप लोगों से एक और नई सच्ची कहानी के साथ में। नमस्कार।